चैनल। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। इजराइल हमास संघर्ष पर हमारी इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे संघर्ष से जुड़ी हर अहम खबर, साथ ही जानेंगे संघर्ष विराम के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयासों के बारे में। इजराइल हमास संघर्ष का आज 35वां दिन है। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर आई है। अमेरिका ने बताया है कि इजराइल आम लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जाने के लिए हर दिन युद्ध में 4 घंटे का मिलिट्री पॉज देने पर तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। गौरतलब है कि गाजा में रखे गए बंधकों की रिहाई के लिए सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने में लंबे मिलिट्री पॉज की जरूरत होगी। इजराइल हमास संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गाजा वासियों पर पड़ रही है, या यूं कहें कि आतंकी गुट हमास की बर्बरता का खामियाजा यहां के नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। इजरायली सेना की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा पट्टी के लोग जान बचाने के लिए लगातार दक्षिण की ओर पलायन जारी है। इस बीच गाजा वासियों के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका के मुताबिक इजराइल प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बताया कि यह रोक लोगों को 2 मानवीय गलियारों से दक्षिणी गाजा की ओर सुरक्षित जाने की इजाजत देगी। उन्होंने साथ ही कहा कि इजरायलियों ने हमें बताया है कि विराम की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कोई सैन्य अभियान नहीं होगा। There will be 2 humanitarian corridors allowing people to flee the areas of 2 मानवीय गलियारे होंगे जो लोगों को गाजा के उत्तरी भाग में संघर्ष वाले क्षेत्रों से निकालने की अनुमति देंगे। ऐसा पहला गलियारा हर दिन 4 से 5 घंटे के बीच खुला रहेगा। तटीय सड़क के साथ दूसरा मार्ग हजारों लोगों को दक्षिण में सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा और निश्चित रूप से हमास को कमजोर करने और रोकने के प्रयासों के लिए हम अपने इजरायली भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रख रहे हैं। इस बीच इजराइल ने कहा कि वह किसी भी युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं है, लेकिन मानवीय सहायता के लिए समय समय पर विराम देना जारी रखेगा। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान रोकने पर सहमति के लिए अपने नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सभी बड़े नेता वैश्विक नेताओं के साथ कूटनीतिक स्तरों की बातचीत में गाजा में मानवीय सहायता पर बल देते नजर आए। वेदांत पटेल ने कहा कि इस रोक का उद्देश्य घिरे क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाना और नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की अनुमति देना है। हम मानते हैं कि यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अमेरिकी सरकार और उसके प्रशासन के प्रयासों का प्रतिफल है। हमने गाजा में गंभीर मानवीय परिस्थितियों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। हम इजरायलियों के साथ अन्य तरीकों पर भी बातचीत जारी रखेंगे। मानवीय सहायता और मानवीय ठहराव तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इजरायल नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही को अनुमति देगा। हमें गाजा के लोगों की चिंता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन क्षेत्रों में मानवीय आपूर्ति और सहायता का विस्तार किया जाए जहां लोग रह रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ये विराम नागरिकों को जारी संघर्ष से दूर सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने में मदद करेगा। ये सही दिशा में एक बड़ा कदम है। बाइडेन ने साथ ही कहा कि गाजा में नागरिक सुरक्षा की वकालत करना जारी रखूंगा और लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सहायता बढ़ाने पर जोर दूंगा। उधर संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि गाजा में मानवीय उद्देश्यों के लिए सभी पक्षों का संयुक्त राष्ट्र के साथ समन्वय जरूरी है। संघर्ष में इस तरह की कोई भी रुकावट का कैसे समाधान होगा और ये मानवीय उद्देश्यों के लिए कैसे काम करेगी, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से समय और स्थान के मुद्दे पर। इसके अलावा मानवीय उद्देश्यों के लिए इसे सुरक्षित रूप से करने और वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए संघर्ष के सभी पक्षों को सहमत होना होगा। दूसरी तरफ रेड क्रॉस ने दक्षिण में पहुंच रहे गाजा वासियों की स्थिति पर चिंता जताई है। उनके मुताबिक विस्थापितों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को गाजा पट्टी के दक्षिण में विस्थापित किया गया है, उन्हें अत्यधिक भीड़ भरे आश्रयों में बेहद कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। उनके पास पानी तक उचित पहुंच नहीं है और स्थिति स्पष्ट रूप से चिंताजनक है।
वहीं गाजा के उत्तर से लोगों का दक्षिण की तरफ पलायन जारी है। उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के कारण जान बचाने की जद्दोजहद में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। इन लोगों की चिंता इस बात की कि वे अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर इनके खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था हो पाएगी। हमें अपना घर छोड़ना पड़ा है। जिस क्षेत्र में हम रह रहे थे वहाँ पानी नहीं था। अब नई जगह को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे रहने की जगह, खाना पीना के साथ अन्य बुनियादी ज़रूरतें। गौरतलब है कि इजरायली सैनिकों ने गाजा के काफी अंदर तक पहुंचकर चारों ओर से उसे घेर लिया है और हमास के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। ऐसे में इजराइल लोगों को पहले भी दक्षिण में स्थानांतरित करने के लिए समय समय पर मानवीय अनुमति दे रहा था। और हमास के साथ जारी संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ संघर्ष समाप्त होने के बाद उनका देश गाजा पट्टी को जीतना, कब्जा करना या शासन करना नहीं चाहता है। गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास धमाके की खबर है और इजरायली शहरों पर हमास के रॉकेट हमले भी लगातार जारी हैं। ऐसे में इजरायली सेना गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। वेस्ट बैंक में 18 लोगों के मरने की खबर है। वहीं इजराइल ने इलियट में स्कूल पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में सीरिया पर जवाबी कार्रवाई की है। रात के अंधेरे को चीरती हुई धमाके की ये रोशनी गाजा पर इजराइल के लगातार होते हमले की दास्तां बयां कर रहे हैं। उत्तरी गाजा पर रात बढ़ने के साथ रॉकेट के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। उत्तरी गाजा को पूरी तरह से अलग थलग करने के बाद भी इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। अब हमास के साथ इजराइल का संघर्ष 35वें दिन में पहुंच चुका है। रात के धमाकों के बाद सुबह में आसमान में बारूद की बरसात लगातार जारी है। इजरायली सेना हवा, समुद्र और जमीन से लगातार हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। गाजा के समुद्री तट पर इजराइल अपनी चौकसी लगातार बढ़ा रहा है। कई पूर्व सैनिक भी संघर्ष में योगदान के लिए लौट रहे हैं। इस बीच गाजा में मौजूद सेना हमास से डटकर मुकाबला कर रही है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हलेवी ने गाजा में जाकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने संघर्ष के मोर्चे पर मौजूद सैनिकों को हर तरह की सहायता देते रहने का भरोसा दिलाया। इस युद्ध में अब तक की मुख्य ताकत जो मैं लगातार महसूस करता हूं, वह साझेदारी है। मैं चारों तरफ IDF को देख रहा हूं और सब लोग काफ़ी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप अच्छा काम करें। सेना मजबूती से आगे बढ़ते रहे और अपनी गति बढ़ाते रहे। हम लगातार आपके साथ हैं। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हलेवी के साथ इजराइल की खुफिया सेवा शिन बेट के निदेशक ने सेना की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आम लोगों के अलावा दुश्मन भी आपके साहस की सराहना कर रहा है। जनता, राजनीतिक स्तर और हमास हर स्तर पर आपकी जबरदस्त सराहना हो रही है। इसमें लगातार सुधार हो रहा है। सामान्य सुरक्षा सेवा के प्रतिनिधि के रूप में हम युद्ध देख रहे हैं और IDF के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा के अहम सामरिक केंद्रों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद इजराइल का गाजा पर शासन करने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका देश हमास के खिलाफ चल रहे संघर्ष के बाद गाजा को जीतना, कब्जा करना या शासन करना नहीं चाहता है। हम गाजा को जीतना नहीं चाहते, हम गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते और हम गाजा पर शासन करना नहीं चाहते। लेकिन आतंकवादी खतरों को बढ़ने से रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक विश्वसनीय बल की जरूरत होगी। इस बीच इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के पास हमास के ठिकाने पर कब्जा करने का दावा किया है। इजरायली सेना का दावा है कि शिफा अस्पताल से सटे तथा कथित मिलिट्री क्वार्टर से 7 अक्टूबर को हमले की योजना बनाई गई थी। आज तड़के अल शिफा अस्पताल के पास धमाके की आवाज सुनी गई। गाजा के अधिकारियों ने कहा कि इजराइल ने आज 3 अस्पतालों पर या इसके आसपास हवाई हमले किए हैं, जबकि इजराइल ने कहा कि अस्पतालों के पास हमास के पास छिपे हुए कमांड सेंटर और सुरंगें हैं।
इस बीच इजराइल पर हमास के हमले लगातार जारी हैं। हमास ने गाजा के मध्य में इजरायली सैनिकों के साथ जारी संघर्ष का वीडियो जारी किया है। हमास गाजा में सैन्य अभियान में जुटे इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इजरायली सेना ने जेनिन शहर में आतंकी विरोधी छापे मारने की बात मानी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजराइल के हमले में 11 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए इजरायली सेना अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान लगातार झड़पें हो रही हैं। इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक के अलावा अन्य मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला करने का दावा किया। ये पिछले दिन इजराइल की तरफ से किए गए हमले के जवाब में की गई है। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दक्षिणी शहर इलियट में ड्रोन हमले की पुष्टि की है। कल हुए हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचाया था। और फिलिस्तीन का आतंकी समूह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद 2 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। आतंकी समूह ने बंधकों का वीडियो जारी किया है। इजरायल की सेना ने बंधकों के वीडियो को साइकोलॉजिकल टेरर करार दिया। वहीं इजरायल प्रदर्शनकारियों ने रेड क्रॉस से बंधकों की सुरक्षा की मांग की है। इजराइल के बंधकों को छुड़ाने की कोशिश के बीच 2 बंधकों का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने जारी किया है। इसमें 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाई गई एक बुजुर्ग महिला और एक किशोर को दिखाया गया है। इन बंधकों की पहचान 77 साल की हाना काटजिर 12 साल के यागिल याकोब के रूप में हुई। इन दोनों को किबुत्ज निर ओज से अगवा किया गया था। 3 मिनट के लंबे वीडियो में व्हीलचेयर में बैठी बुजुर्ग महिला ने उम्मीद जताई कि वह जल्दी ही अपने बच्चों से मिलेगी। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि मानवीय और मेडिकल आधार पर बंधकों को रिहा कर रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम मानवीय और स्वास्थ्य कारणों से हन्ना काटजिर को रिहा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दवा और ईंधन और बिजली की कमी के कारण हम उसे कोई चिकित्सा उपचार नहीं दे पा रहे हैं। हम मानवीय आधार पर किशोर यागिल जैकब को उसकी कम उम्र के कारण रिहा करने के लिए तैयार हैं। इजराइल ने 2 बंधकों के नए वीडियो पर कहा कि ये एक तरह से बंधकों की जीवित होने का संकेत है, लेकिन इसे बंधक बनाने वालों के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अभियान का हिस्सा बताया। हम हमास के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। हमास दबाव में है और संकट में है। इस्लामिक जिहाद भी दबाव में है, संकट में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवारों को समझना चाहिए कि हमने बंधकों की रिहाई का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। हम खुफिया, ऑपरेशनल और हर तरीके से काम कर रहे हैं। एक भी मौका नहीं चूकेंगे। बाकी सब कुछ मनोवैज्ञानिक आतंक है, जो सबसे पहले एक वीडियो क्लिप के रूप में सामने आता है। वीडियो में दिखाए गए 12 वर्षीय किशोर यागिल जैकब पर एक एनिमेशन वीडियो सामने आया था, जिसमें उसे रिहा करने की अपील की गई थी। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में यागिल जैकब को उसके पिता और 16 साल के भाई के साथ अगवा कर लिया गया था। यागिल की मां ने कहा कि वे अपने बच्चों को घर पर देखना चाहती हैं और ये इजराइल की सरकार का पहला मिशन होना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे बच्चों को अब घर पर होना चाहिए। यह पहला मिशन है जिसे इजरायली सरकार को अपने कंधों पर लेना चाहिए। यह कैसे करना है मुझे नहीं पता। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है और इस पर कोई सलाह भी नहीं देनी है। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह कोई आसान समाधान नहीं है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद बुजुर्ग महिला को मेडिकल चिकित्सा नहीं दे पाने के कारण छोड़ने के लिए तैयार हुआ है। बंधकों को मेडिकल सुविधा पहुंचाने को लेकर इजराइल के तेल अवीव में दर्जनों लोगों ने रेड क्रॉस के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बंधकों के परिजन, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने रेड क्रॉस से गाजा में हमास के कब्जे में कैद बंधकों की सुरक्षा की मांग की। 34 दिनों तक चुप रहकर वे आपराधिक अत्याचार होने दे रहे हैं। वे सहयोग कर रहे हैं। हमें चाहिए कि वे अभी कार्यवाही करें। 1 सेकंड की भी देरी न हो। कृपया मेरे परिवार को बचाएं। यह रेड क्रॉस का काम है। जाति या राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ये आपका मिशन है। ये सभी निर्दोष नागरिक हैं। इस बीच जर्मनी के बर्लिन में होलोकॉस्ट की 50वीं बरसी पर इजरायली जर्मन बंधकों के रिश्तेदार ने उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सरकारों से कार्रवाई करने की अपील दोहराई। मुझे लगता है कि पहली बात यह है कि किसी को भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए काफी डरावना है। लोगों को बस इसकी आदत हो गई है कि 240 बंधक भूमिगत हैं। 1 महीने से वे बंधक हैं। ये सामान्य लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है।
मेरी बहन हमास की कैद में है। एक तरह से इस वक्त हम दोनों बंधक हैं। दुनिया को जल्द ही इसका समाधान ढूंढना चाहिए। इजराइल के अलावा दुनिया के कई देशों में बंधकों को रिहा करवाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच 2 बंधकों के नए वीडियो के आने से परिजनों में उम्मीद जगती है कि उनके प्रियजन भी जीवित होंगे। अब तक गाजा के आतंकी समूहों ने बंधकों की 3 बार वीडियो जारी किए हैं। हमास ने 3 बंधक महिलाओं का वीडियो जारी किया था। इससे पहले एक उपचार करवा रही युवती का वीडियो सामने आया था। हमास और अन्य आतंकी समूहों के कब्जे में 240 बंधक हैं। हमास ने केवल अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। सिर्फ 4 बंधकों को अब तक रिहा किया गया है। अभी भी एक बड़ी संख्या में बंधक उनके पास है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कूटनीतिक प्रयास लगातार तेज होते जा रहे हैं। सऊदी अरब की रियाद में अरब लीग की कल होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले लीग के विदेश मंत्रियों ने आपातकालीन बैठक की। वहीं पेरिस में गाजा में मानवीय सहायता पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों ने संघर्ष विराम पर जोर दिया। इस बीच पश्चिमी एशिया के देशों के नेता एक दूसरे से मिलकर गाजा की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए सऊदी अरब कल रियाद में अरब लीग के देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके अगले दिन यानी रविवार को इस्लामिक देशों के संगठनों की भी बैठक रियाद में होगी। रियाद में एक के बाद एक हो रहे सम्मेलनों से कूटनीतिक प्रयासों को बल मिलेगा। अरब लीग के सम्मेलन से पहले लीग के विदेश मंत्रियों ने कल रियाद में सम्मेलन की तैयारियों पर बैठक की। ब्लॉक के सहायक महासचिव होसाम जकी ने कहा कि शनिवार के शिखर सम्मेलन में अरब देश फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करेंगे और इजराइल के गाजा पर हमले के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएंगे। इससे पहले गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने पर पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभागियों ने 1 अरब 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा की अतिरिक्त फंडिंग जुटाने का लक्ष्य रखा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल की उस योजना को खारिज कर दिया जिसमें उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिण में जाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए केवल मानवीय संघर्ष विराम ही जरूरी है। पश्चिमी और अरब देशों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर सरकारी समूहों ने कल पेरिस में हुए सम्मेलन में गाजा के नागरिकों के लिए सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने तुरंत संघर्ष विराम की मांग की। हम सम्मेलन में हुई चर्चा से काफी निराश हैं। तत्काल युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी। मानवीय विराम के इर्द गिर्द चर्चा हुई, लेकिन युद्ध विराम के इर्द गिर्द नहीं। हमारे विचार से युद्ध विराम को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने संघर्ष विराम की मांग का समर्थन किया, लेकिन साथ ही इजराइल की आत्मरक्षा के लिए की जा रही कार्यवाही को सही ठहराया। जेम्स क्लेवरली ने रियाद में कल सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। युद्ध विराम की मांग समझ में आती है, लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इजराइल अपनी स्थिति और अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है। हम इस भयानक स्थिति का यथाशीघ्र समाधान देखना चाहते हैं। तत्कालिक चुनौती गाजा के लोगों की मानवीय जरूरत पहुंचाना है। संघर्ष के मैदान से ये खास पेशकश जारी रहेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता इस वक्त अनुराग सिंह ठाकुर तेलंगाना के वारंगल में है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, आइए देखते हैं। एक को कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। कांग्रेस ने कहा 2 रुपए किलो गोबर काऊ डंग खरीदेंगे और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, किसी से नहीं खरीदा। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। कांग्रेस ने तीसरी गारंटी दी 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 1000 को भी नहीं मिली। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। कांग्रेस ने कहा सेब और फलों की कीमत तय करवाएंगे, किसान खुद तय करेगा, किसी ने नहीं खरीदा, ना कीमत तय हुई, सारे सेब बहाने पड़े नाले और नदियों में। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। कांग्रेस ने ऐसे अनेक वायदे किए, लेकिन पूरा कोई नहीं किया। कर्नाटक में देखिए कितना भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा गया जो तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस लगा रही है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप 508 करोड़ रुपए कांग्रेस के मुख्यमंत्री से पकड़े, दलाली दी गई। अब इससे बड़ी बात क्या हो? दैट इज व्हाई सेड कि एक सिक्के के 2 पहलू बीआरएस और कांग्रेस है। कांग्रेस लाओ, भ्रष्टाचार लाओ, बीआरएस लाओ, भ्रष्टाचार लाओ। कांग्रेस लाओ, परिवारवाद लाओ, बीआरएस लाओ, परिवारवाद लाओ।
ये दोनों की पहचान है। और ओबीसी और एससी एसटी के खिलाफ कांग्रेस और बीआरएस है। इन्होंने कोई वायदा इनका पूरा नहीं किया। अगर आप एसटी का देखेंगे तो 15 नवंबर जनजातीय दिवस मनाया जाता है देश में बिरसा मुंडा जी के नाम पे, भगवान बिरसा मुंडा के, तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। 740 एकलव्य स्कूल्स with the estimated budget of 36,800 crores भारत सरकार बना रही है, मोदी जी बना रहे हैं। 38,000 लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यही नहीं, 3 गुना ज्यादा बजट सीधा ट्राइबल मंत्रालय का बढ़ाया और लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च अलग अलग स्कीमों में ट्राइबल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी पे खर्च होता है। देश की पहली महिला एसटी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी बनी, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने किया। शेड्यूल कास्ट से, बहुत गरीब परिवार से रामनाथ कोविंद जी, दलित समुदाय से वो भारत के राष्ट्रपति बने, ये मोदी जी की सरकार में हुआ। अगर आप अल्पसंख्यक में देखेंगे तो एपीजे कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। पीए संगमा जी स्पीकर बने ट्राइबल, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। एक नहीं अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल को, ओबीसी को आगे बढ़ाया। तो वारंगल तेलंगाना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर कि किस तरह से कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार। और आइए अब बात करें गाजा और में चल रहे इस मानवीय संकट की। तो गाजा में मानवीय मदद का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम इजराइल पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि गाजा को ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय सहायता मिल पाए। वहीं शुक्रवार को मिस्र के रफाह के जरिए गाजा से विदेशियों और गंभीर रूप से घायलों की निकासी शुरू कर दी गई है। 7 अक्टूबर 2023 का वो काला दिन जब आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर हमला कर पश्चिम एशिया में एक नए संघर्ष की शुरुआत की। भले ही हमास की बर्बरता ने इस संघर्ष की शुरुआत की हो, लेकिन इसके परिणाम आज लाखों लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। इस बीच मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गाजा में मानवीय सहायता का पहुंचना जारी है। भले ही गाजा को लगातार मानवीय सहायता मिलना जारी है, लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरतों के मुकाबले यह है अभी भी बहुत कम है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि गाजा को ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता मिल पाए, इसलिए हम हर दिन रफा क्रॉसिंग से करीब 150 ट्रकों की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि मानवीय सहायता को लेकर अब तक 700 से अधिक ट्रक गाजा में दाखिल हो चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के रॉकेटों से क्षतिग्रस्त होने के बाद इजराइल ने गाजा में चलने वाली 2 जल पाइपलाइनों को ठीक कर दिया है। उन्होंने साथ ही दोहराया कि गाजा पट्टी में पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है। भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, पानी और मानवीय सहायता से लदे 700 से अधिक ट्रक गाजा पट्टी में प्रवेश कर चुके हैं। हमने पानी की 2 पाइपलाइनें खोली हैं जो इजराइल से गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से तक आती हैं। हमास के रॉकेटों से उन 2 पाइपलाइनों पर बमबारी की गई और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मैं आपको बता सकता हूं कि गाजा में पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। रेड क्रॉस ने इस सप्ताह की शुरुआत में गाजा में अपने काफिले पर गोलीबारी के बाद अस्थायी रूप से परिचालन रोकने के बाद फिर से मरीजों की देखभाल और निकासी का काम शुरू कर दिया है। गाजा में आईसीसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख विलियम शोमबर्ग ने बताया कि सभी वार्ताकारों से सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद हमने कार्य शुरू कर दिया है। हमारे लिए सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा गारंटी के बारे में पुष्टि करने के लिए सभी पक्षों से अपने वार्ताकारों से संपर्क करने में बातचीत महत्वपूर्ण है। हमें सुरक्षित रूप से कार्य करने का माहौल मुहैया कराया जाना चाहिए। बहुत विचार विमर्श और आंतरिक चर्चा के बाद हमने निर्णय लिया है कि हमारे लिए एम्बुलेंस निकासी संचालित करने के लिए परिस्थितियां फिर से अनुकूल हों। वहीं गाजा में अन्य रहने वाले लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। भोजन, पानी, दवा और अन्य बुनियादी जरूरतों की कमी के चलते गाजा में हाहाकार मचा हुआ है।
हमारी जिंदगी इतनी बेहाल हो चुकी है कि कुछ बता ही नहीं सकते। खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अपनी जिंदगी को टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं। परिवार के खातिर सब कुछ सहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शुक्रवार को मिस्र के रफा के जरिए गाजा से विदेशियों और गंभीर रूप से घायलों की निकासी शुरू कर दी गई। रफा को जोड़ने वाले मार्ग पर बुधवार को हुई बमबारी के कारण इसे रोक दिया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बताया कि सुरक्षित निकासी का काम तेज गति से जारी रहेगा। मानवीय सहायता के साथ साथ विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए रफाह क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया गया है। हम इस दिशा में काम करना जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर दिन निकासी हो। बहरहाल दुनिया भर से गाजा को मानवीय सहायता तो पहुंच रही है, लेकिन जब तक इसमें तेजी नहीं आएगी तब तक लोगों को बुनियादी सुविधाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का मोहताज रहना पड़ेगा। तो इस्राइल हमास संघर्ष पर हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। आपको बता दें, डीडी न्यूज़ संवाददाता अमृतपाल सिंह ग्राउंड जीरो से लगातार हमें ये रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।